क्या हो अगर रामायण की कहानी जैसा हम जानते हैं उससे कहीं ज्यादा मतलब हजारों साल ज्यादा पुरानी हो। आज के इस विश्लेषण में हम इसी चौंकाने वाले दावे की गहराई में जाएंगे। एक ऐसा दावा जो हमारे इतिहास की पूरी समझ को चुनौती देता है। देखिए, रामायण की टाइमलाइन को लेकर दो बिल्कुल अलग अलग विचार हैं। एक तरफ है वो कहानी जो हम सबने किताबों में पढ़ी है, जो इसे करीब 4,500 साल पुराना बताती है। और दूसरी तरफ है एक नया शोध जो खगोलीय सबूतों के आधार पर कहता है कि रामायण 14,000 साल से भी ज्यादा पुरानी एक सच्ची घटना है। इन दोनों के बीच लगभग 10,000 साल का फासला है। तो चलिए इस 14,000 साल पुराने दावे के पीछे के सबूतों को एक एक करके देखते हैं। अब इस नई और क्रांतिकारी समय रेखा को समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि इतिहास की पुरानी धारणाओं पर सवाल उठ ही क्यों रहे हैं। देखिए, पुरातत्व यानी आर्कियोलॉजी जैसे पारंपरिक तरीके बहुत जरूरी हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब बात हजारों साल पुराने अतीत की हो तो इनकी कुछ सीमाएं होती हैं। सोचिए, इतने लंबे वक्त में सबूत तो नष्ट हो ही जाते हैं। और एक आम सोच है जिसे लॉजिकल पॉजिटिविज्म कहते हैं, जिसका सीधा मतलब है कि अगर कोई चीज खुदाई में नहीं मिली तो मानो वो कभी थी ही नहीं। ये सोच गहरे अतीत को समझने में एक बहुत बड़ी रुकावट बन सकती है। और ये सिर्फ जमीन के नीचे दबी चीजों की बात नहीं है, ये हमारे दिमाग के काम करने के तरीके से भी जुड़ी है। इसे कहते हैं कॉग्निटिव डिसोनेंस यानी संज्ञानात्मक असंगति। मतलब जब कोई नई जानकारी हमारे पुराने और गहरे विश्वासों को चुनौती देती है तो हमारा दिमाग उसे आसानी से स्वीकार नहीं कर पाता। स्रोत का तर्क है कि औपनिवेशिक शिक्षा की विरासत की वजह से मुख्यधारा की शिक्षा के लिए ऐसे सबूतों को मानना और भी मुश्किल हो जाता है जो भारतीय इतिहास को इतना ज्यादा पीछे ले जाते हों। तो अगर जमीन के नीचे के सबूतों की अपनी सीमाएं हैं तो ये नया शोध हमें सबूतों के लिए एक बिल्कुल अलग जगह देखने को कहता है, ऊपर आसमान की तरफ, तारों के बीच। इस पूरी जांच का आधार है खगोल शास्त्र। ये विचार अपने आप में बहुत दिलचस्प है। ये आकाश को एक बहुत बड़ी घड़ी की तरह देखता है और हमारे प्राचीन ग्रंथों को उस घड़ी का रिकॉर्ड, मतलब सितारों और ग्रहों की चाल का इस्तेमाल करके किसी घटना का ठीक ठीक समय पता लगाया जा सकता है। इसे समझने के लिए एक प्रमुख खगोलीय घटना को जानना जरूरी है जिसे कहते हैं पृथ्वी का पुरस्सरण। जैसा कि इस तस्वीर में दिख रहा है, हमारी पृथ्वी की धुरी सीधी नहीं है बल्कि एक घूमते हुए लट्टू की तरह धीरे धीरे डगमगाती है। अब इसे एक पूरे चक्कर में पता है कितना समय लगता है? लगभग 26,000 साल। और इसी धीमी गति की वजह से हजारों सालों में हमारा ध्रुव तारा यानी नॉर्थ स्टार बदल जाता है। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। वाल्मीकि रामायण में 600 से ज्यादा खगोलीय घटनाओं का जिक्र है, लेकिन उनमें से एक ऐसा है जो इस पूरी समय रेखा का ताला खोल देता है। जब सेना लंका की ओर जा रही थी तो ग्रंथ में उस समय के ध्रुव तारे का साफ साफ नाम बताया गया है, ब्रह्म राशि। अब ये एक बहुत बड़ा सुराग है, क्योंकि आज के खगोलविद जानते हैं कि ब्रह्म राशि कोई और नहीं बल्कि वेगा तारा है, जो आज हमारा ध्रुव तारा नहीं है। और बस यहीं पर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। आज हमारे पास ऐसे खगोलीय सॉफ्टवेयर हैं जो ठीक ठीक गणना कर सकते हैं कि वेगा तारा हमारा ध्रुव तारा कब था, और वो समय निकलता है लगभग 12,000 ईसा पूर्व। ये समय इस नई डेटिंग से बिल्कुल मेल खाता है और ये भी बताता है कि आज हमारा ध्रुव तारा पोलारिस क्यों है। और इस बात में एक और दिलचस्प पहलू है। ये पैटर्न हमें महाभारत में भी दिखाई देता है। महाभारत ग्रंथ में 300 से ज्यादा खगोलीय घटनाओं का जिक्र है, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसमें किसी भी ध्रुव तारे का कोई उल्लेख नहीं है। ये उस दौर से पूरी तरह मेल खाता है, यानी लगभग 5,500 ईसा पूर्व, जब आसमान में कोई चमकीला ध्रुव तारा था ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका सीधा मतलब यह है कि सिर्फ ये एक खगोलीय सुराग रामायण को इतिहास के पन्नों में बहुत पीछे, सीधे पिछले हिमयुग यानी आइस एज में ले जाकर खड़ा कर देता है। और ये शोध सिर्फ एक मोटा मोटा अंदाजा नहीं देता, बल्कि युद्ध के लिए एक खास साल तक की बात करता है, 12,209 ईसा पूर्व। सोचिए, ये समय सिंधु घाटी सभ्यता से भी लगभग 10,000 साल पहले का है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सारी बात सिर्फ एक खगोलीय दावे पर टिकी है? नहीं, इसे मजबूती देने के लिए दूसरे वैज्ञानिक सबूत भी सामने रखे जाते हैं। जैसे ग्रंथ में सतलुज नदी के पश्चिम की ओर बहने का वर्णन है, जो भूवैज्ञानिक प्रमाणों के अनुसार 15,000 ईसा पूर्व के बाद ही संभव था। इसी तरह सुग्रीव द्वारा किया गया दुनिया का वर्णन भी हिमयुग के नक्शों से मेल खाता है।
ये सारी बातें हमें लेखक ग्राहम हैनकॉक की उस प्रसिद्ध लाइन की याद दिलाती हैं कि हम एक ऐसी प्रजाति हैं जिसे भूलने की बीमारी है। ये शोध हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि शायद हम मानव इतिहास का एक बहुत बड़ा और विकसित अध्याय पूरी तरह से भुला चुके हैं। तो अंत में रामायण की ये नई तारीख सिर्फ एक कहानी का समय नहीं बदलती, बल्कि ये मानव सभ्यता की शुरुआत के बारे में हमारी पूरी समझ को ही चुनौती देती है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर ये समय रेखा सही है, तो हम अपने प्राचीन इतिहास के और कौन-कौन से हिस्से हैं जिन्हें हम पूरी तरह भूल चुके हैं?